जीवन में सुख पाने के लिए दो चीजें कम करनी पड़ती है, एक अपेक्षा और दूसरी आवश्यकता। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में चल रहे विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को वर्चुअली संबोधित करते हुए लोगों से की अपील, स्वस्थ धरती का निर्माण करते समय हम ये सुनिश्चित करें कि कोई पीछे न छूटे। 3 दिवसीय यात्रा पर गोवा पहुंचे उपराष्ट्रपति। आज मोरमुगांव बंदरगाह पर नई परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। कल ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों के साथ करेंगे संवाद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा से मुलाकात कर दी जन्मदिन की शुभकामना। कहा, पूर्व प्रधानमंत्री के दिल में बसता है किसान। किसानों के मुद्दों को महत्व देना आवश्यक, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीतिक स्थिरता और देश के सामाजिक ताने बाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के पक्ष को रखने के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का विभिन्न देशों का दौरा आज से शुरू। विदेश सचिव मिस्री ने 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से 3 को दी ब्रीफिंग। बूंदी में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। कहा, आज संपूर्ण राष्ट्र सेना के शौर्य, वीरता और आत्मबल को कर रहा नमन। स्वस्थ भारत की आशा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में जिले की आशा सहयोगिनी बहनों के साथ किया संवाद। कहा, आशा बहनें देश के स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से टेलीफोन पर बातचीत की और उन्हें जर्मनी संघीय गणराज्य के चांसलर के रूप में पदभार ग्रहण करने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में उन्हें लिखा, चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से बात की और उन्हें पद ग्रहण करने पर बधाई दी। भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और सुदृढ़ बनाने की हमारी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। हम आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एकजुट हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया। इस वर्ष की सभा का थीम वन वर्ड फॉर हेल्थ है, जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। दुनिया को योग देने वाले देश से होने के नाते प्रधानमंत्री ने सभी देशों को इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। दिस ईयर इज वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ. It resonates with India's vision for global health. When I address this gathering in 2023, I had spoken about One Earth, One Health. The future of a healthy world depends on inclusion, integrated vision, and collaboration. Friends, inclusion is at the core of India's health reforms. We run Ayushman Bharat, the world's largest health insurance scheme. It covers 580 million people and provides free treatment. This program was recently extended to cover all Indians above the age of 70 years. We have a network of thousands of health and wellness centers. They screen and detect disease
such as cancer, diabetes, and hypertension. Thousands of public pharmacies provides high quality medicines at far less than the market price. Friends, technology is an important catalyst to improve health outcomes. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पर्यटन विकास के लिए एक अहम बैठक की। इसमें पर्यटन की स्थिति की समीक्षा हुई, नए कदमों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सतत पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर विशेष जोर दिया। बैठक में सतत पर्यटन, बुनियादी ढांचे के विकास और डिजिटल मार्केटिंग जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। इसके साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब भारत वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गोवा के अपने 3 दिवसीय दौरे के लिए मंगलवार को गोवा पहुंचे। दक्षिण गोवा के डाबोलिम हवाई अड्डे पर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्ले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय विद्युत एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद नायक और अन्य लोगों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत किया। गोवा पहुंचने पर गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई ने गोवा के राजभवन में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। उपराष्ट्रपति इस यात्रा के दौरान आज सुबह 11:30 बजे मुरगांव बंदरगाह का दौरा करेंगे। वहां वो बंदरगाह की नई परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और मुरगांव बंदरगाह प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत करेंगे। उपराष्ट्रपति मुरगांव बंदरगाह पर तटरक्षक पोत पर भारतीय तटरक्षक बल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी करेंगे। कल यानी 22 मई को उपराष्ट्रपति ICAR केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति संकाय सदस्यों और वैज्ञानिकों के साथ बातचीत करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। गोवा की अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति का गोवा के राजभवन जाने का कार्यक्रम है। वहां वो राजभवन परिसर में चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का लोकार्पण करेंगे, जो क्रमशः आयुर्वेद और शल्य चिकित्सा में उनके विशिष्ट योगदान की याद दिलाएंगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल देश के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। पूर्व प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले ही अपना 92वां जन्मदिन मनाया है। इस मुलाकात के दौरान उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसान आपके दिल में है, किसान आपके मन में है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि वो किसानों के मुद्दों को इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था, देश की राजनीतिक स्थिरता और देश के सामाजिक ताने बाने में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने इस बात की वकालत की कि कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली कोई भी सब्सिडी किसी भी रूप में सीधे किसानों तक पहुंचनी चाहिए। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत के रुख को सामने रखने के लिए विभिन्न देशों की यात्रा पर जाने वाले 7 सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों में से 3 को ब्रीफिंग दी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को संसद भवन में सर्वदलीय सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को ब्रीफिंग दी, जो पाकिस्तान के आतंकवाद समर्थक चेहरे को वैश्विक मंच पर उजागर करने के लिए विभिन्न देशों की यात्राओं पर जाएंगे। ये ब्रीफिंग ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम
आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के संदर्भ में आयोजित की गई। इस ब्रीफिंग का उद्देश्य भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूत नीति को वैश्विक समुदाय तक पहुंचाना और पाकिस्तान के झूठे दावों का पर्दाफाश करना है। इस दौरान मिस्त्री ने जोर देकर कहा कि भारत शांति चाहता है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ उसका रुख अडिग रहेगा। पहले चरण की ब्रीफिंग में श्रीकांत शिंदे, कनिमोझी, संजय झा की अगुवाई वाले 3 प्रतिनिधि मंडलों को जानकारी दी गई। ये समूह आज से 23 मई के बीच विदेश यात्रा पर जाएगा। दूसरा चरण 23 मई को होगा, जिसमें सुप्रिया सूले, बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद और शशि थरूर के नेतृत्व वाले 4 अन्य प्रतिनिधि मंडल शामिल होंगे। जिस प्रकार से भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है, तो इतने सालों तक भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन जिनको आतंकवाद फैलाना है वो आतंकवाद ही फैलाएंगे। यूएई हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे। भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के पराक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने किसी माहिर सर्जन की तरह पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला करके दुश्मन देश की फौज को घुटनों पर ला दिया है। रक्षा मंत्री ने राजधानी लखनऊ स्थित KNS मेमोरियल अस्पताल के 25वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उपस्थित डॉक्टर्स से कहा कि आप रोगियों का इलाज करते हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सीमा पार के आतंकवादियों का इलाज करते हैं। जिस तरह एक कुशल सर्जन बीमारी की जड़ में अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, उसी तरह भारतीय सशस्त्र बलों ने भी आतंकवाद की जड़ों पर अपने औजारों का सटीकता से इस्तेमाल किया। हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे कुशल सर्जन यहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है, वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को डच प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात की और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में नीदरलैंड के दृढ़ समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से नीदरलैंड के नेतृत्व के साथ वार्ता करने के लिए सोमवार को यहां पहुंचे। वो 3 देशों की अपनी यात्रा के पहले चरण में नीदरलैंड पहुंचे। उन्होंने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता के समर्थन के लिए नीदरलैंड्स के को सराहते हुए आभार जताया है। सोशल मीडिया एक्स पर कुछ तस्वीरों को साझा करते हुए विदेश मंत्री ने लिखा, आज हेग में प्रधानमंत्री डिक शूफ से मुलाकात करके बहुत खुशी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की और आतंकवाद के खिलाफ नीदरलैंड के दृढ़ और महत्वपूर्ण रुख के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। भारत नीदरलैंड साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनकी प्रतिबद्धता की सराहना करता हूं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी टीमें इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष बाजार सुनिश्चित करना न केवल आर्थिक बल्कि लोकतांत्रिक आवश्यकता भी है और इस पृष्ठभूमि में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बाजारों में प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 16वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने उदारीकरण की भावना की रक्षा करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने ये भी कहा कि बाजार को कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए काम करना चाहिए।
अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि सीसीआई द्वारा प्रवर्तन, जागरूकता, बाजार अध्ययन और नियामक सुधारों के माध्यम से किए गए हस्तक्षेप ऐसे वातावरण को प्रोत्साहित करते हैं जहां छोटे बड़े सभी उद्यम योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकें, जहां उपभोक्ताओं को विकल्पों के साथ सशक्त बनाया जाता है और जहां नवाचार और दक्षता को पुरस्कृत किया जाता है। The Commission to strike a balance between the regulatory vigilance and a pro-growth mindset will be integral to building a resilient, equitable and innovation-driven economic framework in India as it aspires to become Viksit Bharat, as India integrates further with the global value chains and digital ecosystems. Maintaining open and contestable markets will be crucial to our competitiveness. The Competition Commission of India, through its unique mandate and cross-sectoral role, will be a key enabler in this journey, whether it is facilitating market access for MSMEs, addressing barriers that impede fair competition, promoting digital inclusion, or ensuring that the consumers benefit from better choices, lower prices and improved quality. Congratulations to the Commission. ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम के सम्मान में मंगलवार शाम को बूंदी में तिरंगा यात्रा निकाली गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने यहां आजाद पार्क में तिरंगा लहराकर यात्रा की शुरुआत की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि तिरंगा यात्रा के दौरान हमने उस भावना को सजीव रूप से महसूस किया जो राष्ट्रभक्ति को केवल शब्दों में नहीं बल्कि जन समूह की आंखों, आवाजों और संकल्पों में जीवंत करती है। आज संपूर्ण राष्ट्र हमारी सेना के शौर्य, वीरता और आत्मबल को नमन कर रहा है। ये तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, ये हमारे शौर्य, बलिदान और अस्मिता का प्रतीक है। जब ये तिरंगा लहराता है तो हर भारतवासी को गर्व की अनुभूति होती है। उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने सिंदूर की रक्षा और मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी में स्वस्थ भारत की आशा विषय पर आयोजित संगोष्ठी में जिले की आशा सहयोगिनी बहनों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आशा बहनें देश के स्वास्थ्य तंत्र की रीढ़ हैं। जब कोई नहीं पहुंचता तब वो बहनें सेवा, मातृत्व और संवेदना के साथ गांव-गांव जाकर गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं और जरूरतमंद परिवारों तक पोषण, दवाइयां और उपचार पहुंचाती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सुपोषित मां अभियान के सफल क्रियान्वयन में भी इनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। अच्छे विचार, वीरता, शौर्य की कहानी, उन्हीं संस्कारों के कारण भारत की मिट्टी पर पैदा होने वाला हर बेटा बेटी देश और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा समर्पित रहता है। और आप सब आशा सहयोगिनी बहनें जो दूर दराज के इलाके के अंदर जहां और लोगों का पहुंचना भी असंभव होता है, आप वहां पहुंचकर उन माता बहनों की स्वास्थ्य की पहली किरण होती हैं। हर माता बहनी स्वस्थ रहे, उसके होने वाला पुत्र पुत्री स्वस्थ रहे, उसके लिए आप लगातार प्रयास करती रहती हैं। जहां जिन माता बहनों को पोषण की आवश्यकता होती है वहां पोषण उपलब्ध कराया जाता है। जहां दवा की आवश्यकता हुई दवा दिलाई जाती है। जहां खून की आवश्यकता होती खून दिलाया जाता है।
ताकि हर माता बहनें स्वस्थ है और उसका बच्चा भी स्वस्थ रहे। भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के कारवार स्थित नौसैनिक अड्डे पर एक समारोह में प्राचीन जोड़ युक्त जहाज यानी स्टिच्ड शिप को शामिल करेगी और उसका नामकरण भी करेगी। इन जहाजों का निर्माण कीलों के उपयोग के बजाय लकड़ी के तख्तों को एक साथ बांधकर किया जाता है। भारत से भेजे गए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को वियतनाम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये पवित्र अवशेष संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह के भाग के रूप में आज तक वियतनाम में रहेंगे। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं इससे संबंधित विशेष तस्वीरों के साथ। मुझे दीजिए आगे, बने रही संसद टीवी के साथ। नमस्कार। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। Some